बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फीफिनिटी फिजिक्स फॉर ऑल। आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में चैप्टर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स न्यू बुक फिजिक्स 11 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, आप जैसा कि जानते हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो पहले टॉपिक्स थे अजम्पशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और गैस लॉज थे, तो अब ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस से कट हो चुका है। तो लेक्चर 2 से हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारा आज के लेक्चर का बनता है इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर लिया जाए, वो मैटर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, तमाम मैटर कॉन्सिस्ट करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे। फिलहाल इस चैप्टर में जो मैटर की फॉर्म या मैटर की स्टेट अंडर कंसिडरेशन है, दैट इज गैस। तो हम गैस को अपने जहन में रखते हुए इंटरनल एनर्जी को आप सोचते हैं, तो कोई भी गैस एक कंटेनर में इनक्लोज हो तो आप जानते हैं गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं और मोशन की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती हैं एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, या ये कहा जाए कि मॉलिक्यूल्स की तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या आई जनाब? द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, of a substance is termed as its internal energy. Mathematically, we can write it potential energy plus kinetic energy, and internal energy is denoted by the symbol U. U is the symbol of internal energy. Next, students, in the study of thermodynamics, usually ideal gas is considered एज अ वर्किंग सब्सटेंस। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है स्टूडेंट्स? ऐसी गैस जिसके ऊपर तमाम लॉज ऑफ गैस ओबे होते हैं आइडियली, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। जैसा कि आप बॉयल्स लॉ पढ़ते हो, चार्ल्स लॉ पढ़ते हो, जोसेफ लुजैक्स लॉ पढ़ते हो। एक्चुअली ये वाले अब सारा पार्ट स्मार्ट सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फिर भी बताऊंगा। या आप इसको ऐसे समझ लें स्टूडेंट्स कि कोई भी गैस जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, वो आइडियल गैस के पास पास बिहेव करती है अगर उसका प्रेशर लो रखा जाए और टेम्परेचर हाई रखा जाए, यानी उसकी डेंसिटी कम से कम होनी चाहिए, यानी गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने चाहिए। जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो उसके अंदर फिर गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। लिहाजा फिर हमारी वही रियल गैस जो है आइडियल गैस बिहेवियर से दूर चली जाएगी। यानी अगर किसी रियल गैस को आइडियल गैस बिहेवियर जैसा बनाना है या उससे आइडियल गैस बिहेवियर लेना है, तो हमें उसका प्रेशर लो रखना होता है, टेम्परेचर हाई रखना होता है। फिलहाल ये बात आपने याद रखनी है। अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर मेयर मास पॉइंट्स which exert no force on one another. Therefore, potential energy of ideal gas molecules is zero. चूंकि आइडियल गैस में हम अज्यूम करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है, इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया था कि इंटरनल एनर्जी सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो पीछे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची। इसीलिए हम कह सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम is generally the translational kinetic energy of its molecules। यानी इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी की तीन फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 ट्रांसलेशनल, यानी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। या मॉलिक्यूल्स रोटेट भी कर सकते हैं, तो इनके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। इन द सेम वे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की तीन फॉर्म्स पॉसिबल हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल।
लेकिन स्टूडेंट्स आइडियल गैस के केस में जो मेजर मोशन पाई जाती है मॉलिक्यूल्स में, और अगर वो आइडियल गैस है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन ना होने के बराबर होती है। हाँ, अगर आपके पास डाईएटॉमिक गैस आ जाती है या पॉलीएटॉमिक गैस आ जाती है तो उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन तब भी मेजॉरिटी में ट्रांसलेशनल मोशन पाई जाती है। यानी आप ये तो जानते ही हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन जब तक एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराता नहीं है तब तक वो मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होता है। फिर वो टकराने के बाद किसी मॉलिक्यूल से या वॉल ऑफ कंटेनर से अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेता है, लेकिन स्ट्रेट ही मूव कर रहा होता है। इसलिए किसी भी आइडियल गैस में मेनली जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। इसीलिए हम किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के साथ रिलेट करेंगे। अब शुरू वाला पार्ट चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, गैस लॉज जहां हम पढ़ते हैं वहां हम एक टेम्परेचर की इक्वेशन निकालते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ बन रहा होता है। वैसे वो रिलेशन विदाउट डेरिवेशन मैं आपको यहां पर भी दिखाऊंगा। तो इट मींस अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हो तो इट मींस उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और इट मींस उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यानी किसी भी गैस या किसी भी मैटर का टेम्परेचर का मतलब होता है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी। और फिलहाल हम आइडियल गैस ले रहे हैं तो आइडियल गैस में जो टोटल इंटरनल एनर्जी पाई जाती है वो जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं सिंस टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, thus for an ideal gas system the internal energy is directly proportional to the temperature। और यहाँ पे अगर आप अपने पास ये बात भी साइड पे नोट कर लें तो अच्छा रहेगा कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी इंटरनल एनर्जी तब तक चेंज नहीं होती जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो। यानी गैस का आप चाहे प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, जो मर्जी गैस के साथ कर दें, लेकिन अगर गैस का टेम्परेचर सेम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम। ये बात हमेशा याद रखनी है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स में और एंट्री टेस्ट में भी पूछे जा चुके हैं। सो वी कैन राइट मैथमेटिकली U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब स्टूडेंट्स यही जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है इसका फार्मूला हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बनाया हुआ है। फिलहाल उसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इस फार्मूला को एज इट इज याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kBT। इसमें स्टूडेंट्स ये जो KB है इसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। और एक और बात, आप काइनेटिक एनर्जी के इर्द गिर्द ये एक ब्रैकेट सी देख रहे हैं, ये वाली, ये देखें, इस ब्रैकेट का मतलब होता है एवरेज। यानी कभी भी मैं इस तरह की दो ब्रैकेट्स इस चैप्टर में यूज करता हूं तो इन ब्रैकेट्स का मतलब हुआ करेगा एवरेज। और अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है तो ये क्या शो करेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय 3/2 kBT। और इसी फार्मूला से स्टूडेंट्स आप एवरेज वेलोसिटी का या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला बना सकते हैं। अभी हमने फार्मूला देखा है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 3/2 kBT। अब यहाँ मैं इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिख सकता हूँ। दिस बिकम्स हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। अब यहाँ से आप ऐसे करें, ये 2 को इस 2 के साथ कट कर दें, मैस को दूसरी साइड पे ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पे v² स्टूडेंट्स बचेगा। सो v² का आंसर मेरे पास आ गया 3 kBT ओवर m। Now taking under root on both side, तो average velocity of gas molecules या इसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। रूट मीन स्क्वायर velocity or speed of gas molecules is given by under root 3 kT, kb कह लो या kt कह लो, एक ही बात है, kBT over m।
और स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में ये जो m है, दिस इज एक्चुअली mass ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, या mass ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी आप कह सकते हो, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो यहाँ से मैं अब आपको ये फार्मूला मोलर मैस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। मोलर मैस क्या होती है? किसी भी गैस का एक मोल का जितना मैस होता है उसे मोलर मैस कहते हैं, और मोलर मैस को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब मोलर मैस निकालने का तरीका क्या है? एक मॉलिक्यूल के मैस को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा। चूंकि एक मोल गैस का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है आपको पता है जी, एन ए से इसे डिनोट करते हैं। दिस इज 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। यानी किसी भी गैस के अगर इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद हैं तो हम उसके मैस को एक मोलर मैस कहते हैं। तो मोलर मैस निकालने के लिए मैं एक मॉलिक्यूल के मैस को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। अब यहाँ से आपके पास एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा, मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये अगर आप फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसकी एक और फॉर्म यूं बन जाएगी 3kBT। अब स्मॉल m की जगह m ओवर एन ए आना है, एन ए ने ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये एन ए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ये मोलर मास कैपिटल M। तो दीज आर टू फार्मूलाज फॉर एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी अगर हमें टेम्परेचर पता है तो हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग दीज फार्मूलाज। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, the increase in internal energy means increase in the average kinetic energy of gas molecules or increase in the temperature of gas। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी सवाल में ये कहा जाता है कि टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट तो आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट, बिकॉज इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर तभी चेंज होता है जब गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। सो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। सो इन तीनों चीज़ों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड एक फॉर योर इंफॉर्मेशन आपकी बुक में डिस्कस है, ये भी आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो इंटरनल एनर्जी में, कि इंटरनल एनर्जी जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट। स्टूडेंट्स, ऐसा वेरिएबल जो कि सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे उसका चेंज, तो हम उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। यानी इंटरनल एनर्जी अगर स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो डिपेंड पाथ पे नहीं करेगी, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगी। जैसा कि सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई पीवी डायग्राम है, सपोज कीजिए इट इज़ अ पीवी डायग्राम, और इसमें कोई गैस है जो कि इनिशियल स्टेट ए पे मौजूद है, जहां उसका प्रेशर पी ए कह लें, वॉल्यूम वी ए कह लें, टेम्परेचर टी ए कह लें, एंड देयर इज अनदर स्टेट ऑफ गैस बी जहां गैस का प्रेशर सपोज पी बी कह लें, वी बी उसका वॉल्यूम कह लें, और टी बी उसका टेम्परेचर कह लें। याद रखना, कोई भी गैस की स्टेट का मतलब होता है कि उस टाइम उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। ये तीन वेरिएबल्स किसी भी गैस की स्टेट को डिफाइन करते हैं। अगर इन तीनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल भी चेंज होगा तो हम कहेंगे स्टेट ऑफ गैस चेंज हो गई है, और अगर इन तीनों में से तीनों भी चेंज हो रहे हैं या दो चेंज हो रहे हैं तब भी स्टेट चेंज हो जाएगी। यानी इन तीनों में से कोई एक चीज़ चेंज होगी तब हम कहेंगे गैस की स्टेट चेंज हो गई है। तो अगर आप एक गैस को ए पॉइंट से, ए स्टेट से बी स्टेट की तरफ इस पाथ के थ्रू लेके आते हैं, C1 पाथ के थ्रू, या इसे C2 पाथ के थ्रू लेके जाते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जितना पहले पाथ में आया होगा फॉर C1 पाथ उतना ही वो आएगा फॉर सेकेंड पाथ C2। दिस इज मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। Consequently, it does not depend on path but depends on initial and final states of the system।
दस इंटरनल एनर्जी इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी हमने पढ़ा था कि हम किसी बॉडी को जब लिफ्ट करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो हम जितना काम करते हैं वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये बात हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी साबित की थी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। जिस तरह वहां हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैटर करता था, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ भी इंटरनल एनर्जी की चेंज मैटर करती है, ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो लाइक द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड नॉट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज इंपॉर्टेंट। वैसे भी याद रखना है आपने कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते, हम हमेशा चेंज मालूम कर सकते हैं। क्योंकि चेंज से अगर आपने एब्सोल्यूट निकालना है तो आपको इंटरनल एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा, और इंटरनल एनर्जी जीरो सिर्फ तब हो सकती है जब कोई गैस जीरो केल्विन पे चले जाए, एब्सोल्यूट जीरो पे, और एब्सोल्यूट जीरो पे कोई गैस जा नहीं सकती। इसलिए हम किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी जीरो कर नहीं सकते, लिहाजा इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मालूम की जा सकती, सिर्फ चेंज मालूम आप कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक और बात आती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको इंटरनल एनर्जी के टॉपिक के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाइब्रेशनल भी हो सकती है, वो रोटेशनल भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल तो होती ही है। जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में आप समझ लें, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, यानी ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये कनेक्ट हैं एक बॉन्ड के साथ, और ये आप समझ लें एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है। यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड की तरह। यानी अगर आपके पास गैस ऐसी होगी जो कि डाई एटॉमिक होगी, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, N2 है, क्लोरीन गैस है, Cl2, यानी जिसके अंदर दो एटम्स पाए जाएं, तो वो दो एटम्स एक बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे और वो बॉन्ड जो है एक स्प्रिंग की तरह वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करने की वजह से जो एनर्जी आएगी उसे हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यही मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स आप देखें ऐसे रोटेट भी तो कर सकते हैं ना, लाइक दिस। अगर ये मैं लैदा से बना के दिखाऊं आपको, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, बोथ आर कनेक्टेड लाइक अ स्प्रिंग लाइक बॉन्ड। तो अब ये देखें ये रोटेट भी कर सकता है मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से, और ये वाइब्रेट भी कर सकता है इस तरह टू एंड फ्रो लाइक दिस। तो टू एंड फ्रो मूव करने की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, और रोटेट करने की वजह से रोटेशनल भी हो सकती है। ट्रांसलेशनल तो होगी ही डेफिनेटली, यानी ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रहा होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, एंड दैट स्ट्रेट लाइन मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो इसमें लाजमी होगी। यही बात यहाँ पे डू यू नो इन्फॉर्मेशन में लिखी है। अ डाइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। इट ऑल्सो हैज वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग लाइक बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हीट एंड वर्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हम वर्क का एक फॉर्मूला डराइव करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। आइए अब ये बात करते हैं कि हीट एंड वर्क का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, हीट हो या वर्क हो, याद रखिएगा हीट और वर्क का दोनों का काम क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करना बाय सम मींस। क्या मतलब है इस बात का, जैसा कि आप पानी को हीट देते हो तो सारी बात है पानी गर्म हो जाएगा, पानी में से हीट निकाल लेते हो तो पानी ठंडा हो जाएगा, तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बाय सम मींस। इसी तरह अगर आपके पास कोई मेटल हो, उस मेटल को अगर आप हैमरिंग करते जाओ बार बार, तो हैमरिंग करने पर भी वो मेटल पीस जो है वो गर्म हो जाएगा। इट मींस वर्क करने से भी किसी का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है, या किसी गैस से वर्क करवा के उसे कूल डाउन भी कराया जा सकता है। तो दोनों हीट एंड वर्क एक्चुअली कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं टू द सिस्टम बाय सम मींस। द आइडिया वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्टीम इंजन। स्टूडेंट्स, जो स्टीम इंजन होता है आपको पता है वो इस प्रिंसिपल पे डिज़ाइन हुआ था कि अगर हम एक बर्तन में पानी रख लें और उस पानी को चूल्हे के ऊपर रख दिया जाए, तो जब स्टीम बनेगी तो आपको पता है स्टीम जो ऊपर लिड पड़ी होती है उसको पुश करने की कोशिश करती है। तो इसी ऑब्जर्वेशन से लोगों को पता चला कि स्टीम हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, और यहीं से फिर हीट इंजन भी बना था।
So the first idea was applied to the steam engine where it was natural to transfer heat in and get work out. Consequently, it made a sense to define both heat in and work out as positive quantities. ये बात बड़ी ज़बरदस्त बन गई जी. हीट इन जो आप देंगे वो पॉजिटिव होगी और जो वर्क आप वहां से लेंगे वो भी क्या कंसिडर होगा, पॉजिटिव. Hence, work done by the system on its environment is considered positive while work done on system by the environment is taken as नेगेटिव. स्टूडेंट्स, जारी बात है आपने हीट दी है, उसी हीट से गैस ने कुछ काम किया है, तो जारी बात है आपकी दी गई हीट पॉजिटिव होगी और उस पॉजिटिव हीट से जो उसने काम किया है वो भी पॉजिटिव होगा. वैसे आगे चलकर हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे, वहाँ ये बात प्रूव भी हो जाएगी कि वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है और ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है. अब सपोज करते हैं कि एक अमाउंट ऑफ हीट क्यू एंटर हुई है किसी सिस्टम में. अब ये सिस्टम में जाने के बाद क्या करेगी, ये या तो स्टूडेंट्स बढ़ा देगी इंटरनल एनर्जी गैस की, या इसी एनर्जी की वजह से गैस कुछ वर्क कर लेगी सराउंडिंग के ऊपर. तो दो तरह से हीट को गैस इस्तेमाल कर सकती है. इसी बात को हम अगले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ेंगे. यानी जब भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक सिस्टम को मिलेगी, इट कुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज आइदर एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और एज अ रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और बोथ. या वो उस हीट की वजह से गैस कुछ काम कर लेगी या उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, यही हो सकता है. अब आइए हम वर्क का फॉर्मूला बनाते हैं. सपोज किया यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर एक गैस एनक्लोज है. यहाँ पे आप ये जो पिस्टन देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. इस टाइम स्टूडेंट्स ये जो सिलेंडर का एरिया है आप देख रहे हैं, ये कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इन विच गैस इज एनक्लोज्ड. और इस टाइम गैस की ये जो हाइट बन रही है दैट इज y1. तो इस टाइम जो इनिशियल वॉल्यूम इसका बनेगा गैस का, दैट वुड बी AY1. आपको पता है किसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उसकी लेंथ या हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस टाइम जहां पे गैस एनक्लोज है उसकी हाइट बन रही है y1 और सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, लिहाजा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया AY1. अब हम गैस को हीट देंगे, ये देखें गैस को हीट दी जा रही है. ये हीट देने से गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, लिहाजा उस एनर्जी की वजह से ये पिस्टन को पुश करेगी ऊपर की तरफ और एज ए रिजल्ट गैस एक्सपैंड होके सराउंडिंग के ऊपर या पिस्टन के ऊपर कुछ काम करेगी. अब उस काम का फार्मूला हमने डिराइव करना है स्टूडेंट्स. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये गैस एक्सपैंड हुई और इसकी हाइट अब हो गई y2. तो y1 से y2 तक जाते हुए इसने जो डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट्स, दिस इज डेल्टा y एंड दिस डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1. आइए अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं. डेरिवेशन से पहले आपने कुछ लाइनें यहाँ पे लिखनी है कि कंसिडर अ गैस एनक्लोज इन द सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A. In equilibrium, the system occupies the volume V and exerts a pressure P on the walls of the cylinder and its piston. Due to this pressure force, we assume that the gas expands through delta V. यानी delta V is actually the change in volume very slowly so that it remains in equilibrium. अच्छा, ये slowly करने का मकसद है ताकि ये equilibrium में move करे. As the piston moves up through a small distance delta Y, the work W done by the gas is given by. स्टूडेंट्स, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे वर्क आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स, W is equal to F into delta Y. F is the force and delta Y is the displacement covered by the piston. अब यहाँ पे फोर्स को हम प्रेशर की डेफिनेशन से लेंगे. वी नो डैट प्रेशर ऑफ गैस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से अब फोर्स निकालनी है तो वो एरिया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया प्रेशर टाइम्स एरिया यानी PA. अब फोर्स की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया PA और आगे आ गया डेल्टा वाई. अब आप देखें ये जो A डेल्टा वाई है एक्चुअली ये चेंज इन वॉल्यूम है. आइए इस बात को समझते हैं. A डेल्टा वाई क्या चीज़ है. डेल्टा वाई मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में कि ये y2 माइनस y1 के बराबर था. अब A को आप y2 से भी मल्टीप्लाई कर दो और y1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो AY2 एक्चुअली फाइनल वॉल्यूम है गैस का
और AY1 इनिशियल वॉल्यूम है गैस का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करोगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो साबित हुआ जो A डेल्टा Y है एक्चुअली ये चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ A डेल्टा Y की जगह पे चेंज इन वॉल्यूम लिख लेंगे, यानी A डेल्टा Y इक्वल डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, P डेल्टा V। But do remember one thing, this formula for work done by gas or on gas is only valid when pressure is kept constant. अगर प्रेशर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन एक ग्राफिकल मेथड है वर्क निकालने का स्टूडेंट्स फ्रॉम पीवी डायग्राम, वो हमेशा वैलिड रहता है। आइए उस बात की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, इस टाइम हमने माना था कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ देखें, हम पीवी डायग्राम बना रहे हैं बाय टेकिंग प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है ना। यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है कि प्रेशर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है बल्कि कांस्टेंट है। और साथ ही एक बात ये भी याद रखना, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इस ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लिया जाए तो स्टूडेंट्स ये वर्क डन के बराबर होगा। तो आइए एरिया निकालने के लिए, ये मैंने पहले कह दिया, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम V2, और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज P। अब ये जो एरिया इस ग्राफ के नीचे आएगा ये आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शक्ल में आएगा। ये देखें, ये येलो कलर का आपको नजर आ रहा है। दिस एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन, यही बात हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की, क्या ये V2 माइनस V1 नहीं बनेगी? एंड दैट वुड बी चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। अब मैं कह सकता हूं एरिया अंडर PV डायग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन दिस केस स्टूडेंट्स। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, इस टाइम इसकी लेंथ आ रही है चेंज इन वॉल्यूम और विड्थ आ रही है स्टूडेंट्स प्रेशर P। तो ये क्या बना, P डेल्टा V, और यही P डेल्टा V क्या होता है, वर्क। लिहाजा ये बात साबित हुई कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जैसा भी हो, फिलहाल तो हमने ये ग्राफ ऐसा लिया था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हों, तब भी आपने उस ग्राफ के अंडर एरिया ले लेना है तो वो आपको टोटल वर्क डन दे देगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, कल को अगर वो कहता है जी पीवी डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे चल रहा है, तो अब आपने इसके इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2, इसके नीचे ये जितना भी सारा एरिया स्टूडेंट्स बनेगा ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। दिस वुड बी द वर्क डन। अब स्टूडेंट्स कुछ एरिया से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं, लेकिन वो तब मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको बाकी और प्रोसेसेस भी पढ़ा लूंगा। वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में बात आ जाएगी। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस भी आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस भी आएगा, आइसोकोरिक की भी बात होगी और आइसोबैरिक की तो अभी बात हमने कर ली है। तो एरिया मेथड से आप किसी भी प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको उस प्रोसेस का पीवी डायग्राम गिवन हो, चाहे वो कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, जैसा मर्जी ग्राफ हो, उस ग्राफ के अंडर एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपको वर्क डन दे देगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है, आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।